जैसे मैंने बहुत सुना है लोगों को बोलते हुए कि हमने इतने क्वेश्चंस किए, हमने ये किया, वो किया। दैट नेवर वर्कड फॉर मी। मैंने अपनी थ्योरी पे ध्यान दिया है फॉर द एंटायर 2 इयर्स। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहा है मेरा, एंड दैट वर्कड। मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती थी तो आई वाज यूजुअली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो अपने इंसान पे डिपेंड करता है। सर मतलब एक्सप्रेस करने के लिए तो वर्ड्स हैं नहीं एज सच। लेकिन हाँ, जब भी डाउन सा फील होने लगता है अभी भी, तो भी एक बार ये दिमाग में रहता है कि ठीक है, यहाँ तक आए हैं, इसको भी गो थ्रू कर लेंगे। एकेडमिक्स थोड़े हेक्टिक हो जाते हैं, लेकिन मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग तो बहुत सारे क्लब्स हैं। फेस्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बाकी क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट क्लब टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट। बाकी हर जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ ह्यूज। जो सिचोरी मूवी में दिखाया है वैसा कुछ है क्या? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हाँ काफ़ी बड़े हैं। जैसे बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, अभी रिसेंटली बने भी हैं नए, और हर हॉस्टल में बैडमिंटन का कोर्ट है अलग से। बाकी बास्केटबॉल के इंडोर आउटडोर दोनों कोर्ट्स हैं। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। गूगल के ऑफिस में सबसे बड़ी बात जो मतलब मैंने जितने भी लोगों ने मुझसे ये पूछा है, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ कि वहाँ खाना फ्री है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सौरभ कुमार, आपका होस्ट वीएमसी अनस्क्रिप्टेड में, सिर्फ वीएमसी के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट जो एक्स वीएमसी स्टूडेंट हैं और आईआईटी पवई कंप्यूटर साइंस में पढ़ रही हैं। तो वेलकम नम्रता टू दिस एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। हेलो सर, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी। तो नम्रता, before we dive into the strategy of JEE and JEE Advanced and other things, तो कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं पहले कि कोई भी जो JEE एस्पिरेंट होता है ना, चाहे जिसकी रैंक 1 आ रही हो, आ जाए देने के बाद या जब जिस समय वो प्रिपेयर कर रहा होता है, उसका ड्रीम होता है कि IIT बॉम्बे, IIT मुंबई, IIT पवई जो भी कहते बोल दे, उसमें कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन उसका हो जाए, है ना। आपने वो अचीव किया, तो कैसा फीलिंग आपको होती है, हुई, या कैसे आप एक्सप्रेस करोगे आप अपने इस अचीवमेंट को? सर मतलब एक्सप्रेस करने के लिए तो वर्ड्स हैं नहीं एज सच। लेकिन हाँ, जब भी डाउन सा फील होने लगता है अभी भी, तो भी एक बार ये दिमाग में रहता है कि ठीक है, यहाँ तक आए हैं, इसको भी गो थ्रू कर लेंगे। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट दिस गिव मी। तो अब आईटी जिस बैच पे आप पढ़ते हो, वहाँ तो आपके साथ सारे फ्रॉम टॉप रैंक 1 टू रैंक सब टॉप रैंक में आप भी थे। और आप का मुझे ध्यान है एनटीए ने जो फरवरी वाले एग्ज़ाम में प्रेस रिलीज निकाली थी, उसमें आपको टॉपर के लिस्ट में भी आपका नाम दिया था, है ना। कि और गर्ल्स कैटेगरी में भी आप टॉपर्स में ही थे, जो जेई एडवांस का भी था। और अ, तो कैसी कैसी लाइफ है आईआईटी पवई की और ये सारी चीज़ों के साथ? एकेडमिक्स थोड़े हेक्टिक हो जाते हैं, लेकिन मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग तो बहुत सारे क्लब्स हैं। फेस्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। बाकी क्लब्स में आप पार्टिसिपेट करोगे तो एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं है दैट यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट क्लब टू पार्टिसिपेट इन एन इवेंट। बाकी हर जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज़ ह्यूज। जो सिचोरी मूवी में दिखाया है वैसा कुछ है क्या? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हाँ काफ़ी बड़े हैं। जैसे बैडमिंटन के इंडोर कोर्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, अभी रिसेंटली बने भी हैं नए, और हर हॉस्टल में बैडमिंटन का कोर्ट है अलग से। बाकी बास्केटबॉल के इंडोर आउटडोर दोनों कोर्ट्स हैं। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी बड़ा है। बाकी हर चीज़ के लिए अलग अलग रूम है। देयर इज़ अ म्यूज़िक रूम, देयर इज़ अ ह्यूज डांस रूम, एंड देयर इज़ एन ओपन एयर थिएटर एज वेल। मोस्ट इवेंट्स हैपन देयर। तो काफ़ी, बाकी हमारा कैंपस बहुत सुंदर है। आईआईटी बॉम्बे हैज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कैंपस।
There are 2 lakes within the campus. There is a hill in the campus. Yeah. ग्रेट। तो वो 2 साल तो मुझे आपके याद है, आप बहुत रिलीजियसली पढ़ाई करते थे और कंटिन्यूअस पढ़ते ही थे और काफ़ी सीरियसली पढ़ते थे। क्लास भी मुझे ध्यान नहीं है आपने कोई मिस करी हो जहाँ तक। अब वहाँ पर आईआईटी के अंदर जाने के बाद और आईआईटी बॉम्बे के अंदर जाने, क्या-क्या और एडिशनल आपने एक्टिविटीज़ करी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स मैंने थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेला है, मैंने थोड़ी बहुत साइकिलिंग की है। बाकी मैंने नए स्पोर्ट्स अगर देखे जाए तो आई लर्नड टीटी अ लिटिल बिट एंड टेनिस। कल्चरल साइड मैंने ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। बाकी तो हाँ, मोर और लेस दिस। आई हैड अ ट्रिप विथ माय फ्रेंड्स, सो दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। न्यू एक्सपीरियंस, Yeah. राइट, ग्रेट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो आपने गूगल में इंटर्नशिप की, अपनी फर्स्ट और सेकंड भी आप शायद गूगल में ही करने जा रहे हो, राइट? तो लोग गूगल के ऑफिस के बारे में काफ़ी सारे कहानियाँ होती हैं और हम देखते भी रहते हैं नेट पर भी और अपने पीयर्स से भी सुनते हैं या स्टूडेंट से भी सुनते हैं। तो थोड़ा गूगल के ऑफिस के बारे में बताओ, कैसा गूगल का ऑफिस कैसा होता है, और जब आप लोग गूगल के ऑफिस में जाते हो तो कैसा फीलिंग आती है, क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं? गूगल के ऑफिस में सबसे बड़ी बात जो मतलब मैंने जितने भी लोगों ने मुझसे ये पूछा है, द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज़ कि वहाँ खाना फ्री है, अनलिमिटेड है और फ्री है। देयर आर अनलिमिटेड चॉकलेट्स विच आर अवेलेबल फॉर एज लॉन्ग एज द ऑफिस इज़ ओपन। बाकी चारों टाइम का खाना वहाँ रहता है और हर दिन नया खाना रहता है। काफ़ी प्यारा सा एम्बियंस है। खाने वाले एरिया में लोग मोस्टली काम की बातें नहीं करते हैं, एंड जो काम वाले एरिया है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी फन बिकॉज लाइक काफ़ी अच्छा एरिया है। बाकी गेम रूम है वहाँ पे, देयर इज़ अ नैप रूम इन द ऑफिस Oh. एज वेल। या सो काफ़ी प्यारा ऑफिस है। बाकी एवरीबडी इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वेरी हेल्पफुल। किसी से भी आप कुछ भी पूछें, दे डोंट हेजिटेट। तो काफ़ी ओपन वर्क कल्चर Yeah. भी है एंड सपोर्टिव वर्क कल्चर भी है। हाँ, एंड वन थिंग इज़ दैट वी गेट टू वर्क 2 days फ्रॉम होम इन अ वीक, ओके। जो कि यूजुअली लोग चूज़ नहीं करते क्योंकि खाना फ्री है वहाँ। बट या हाँ, ठीक। ये तो अच्छी बात है। और इंडियन मुझे जैसी कंट्री में जहाँ खाना आदमी की टॉप प्रेफरेंस होती है, तो उसको गूगल वैसी जगह पे तो मज़ा ही आता होगा, राइट? तो हाँ, नाउ कमिंग बैक टू द स्टूडेंट्स की जो इसको देख रहे हैं आपके जर्नी को, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो 2 ईयर की जर्नी है, मतलब बेसिकली 11th और 12th की जो जर्नी है, उसको एक एज ए जेई एस्पिरेंट थोड़ा डिस्क्राइब करो कि कैसे आपने अपने आप को स्किल किया या कैसे आपने अपने आप को प्रिपेयर किया टू गेट द टॉप रैंक इन जेई एडवांस एंड ऑब्वियसली टॉप्ड इन जेई मेंस। तो या क्या बेसिकली व्हाट वर द थिंग्स व्हिच यू डिड रिलीजियसली एंड रिगरसली? वन थिंग जो बोली भी जाती है इज़ कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये मेरा मानना है कि ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग यूजुअली स्टार्ट करते हैं, वो 14-14 घंटे पढ़ेंगे, 6 महीना पढ़ लिया उन्होंने, उसके बाद वो थक जाते हैं, बर्नआउट फील कर बर्न आउट हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आप उतना पढ़ो जितनी आप अपनी कैपेसिटी पुश करने की कोशिश करो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 साल से पहले थक गए पढ़ते पढ़ते। दैट शुडंट हैपन। बाकी एक चीज़ है कि पेपर के टाइम अपना कंपोजर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वन थिंग दैट कैन हैपन इज़ आपने 5 क्वेश्चन लगातार आपसे सॉल्व नहीं हुए, छठा क्वेश्चन इट इज़ पॉसिबल कि आसान हो, बट आप एंशियस हो गए, आप परेशान हो गए, एंड यू आर अनेबल टू सॉल्व द 6th क्वेश्चन एज वेल विच शुड बी सॉल्वेबल। तो ये नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग कंपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल क्लॉक लोग स्क्रू अप कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन में, रात रात भर जग के। वो पेपर से 1 महीना पहले वापस सही करना बहुत ज़रूरी है। पेपर के टाइम पे नींद आ जाती है। मैंने अपने सेंटर पे देखा है लोगों को सोते हुए पेपर के टाइम पे, वो नहीं होना चाहिए। बाकी 6 घंटे बैठने की कैपेसिटी होनी चाहिए, बिकॉज पेपर 6 घंटे का होगा, तो वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वॉट यू डू बिटवीन द ब्रेक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सम पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट पेपर, और हो सकता है फर्स्ट पेपर वाज टफ और वो कुछ से नहीं हुआ, तो वो सेकंड पेपर भी स्क्रू अप कर देता है उस चक्कर में। तो आई थिंक बिटवीन द पेपर्स, मतलब मैंने तो बहुत प्यारा रिलैक्स किया था।
मेरे सेंटर से अराउंड 500 मीटर दूर एक पार्क था, तो हम लोग वहाँ जाके बैठ गए थे। तो आई थिंक पेपर के बीच में रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली देयर विल बी डेज जब आपसे पढ़ाई नहीं होगी, तो अगर उस दिन आपकी पढ़ने की कैपेसिटी 2 घंटे की है एंड यू आर एबल टू स्टडी फॉर दैट 2 आवर्स, देन यू गिव योर 100% ऑन दैट डे। तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज मैं 12 घंटे नहीं पढ़ा तो मेरा तो ख़त्म हो गया सब कुछ। दैट डज़ नॉट हैपन। जैसे मेरे 2 साल में देयर हैव बीन डेज़ जब मैंने मुश्किल से 3 घंटे पढ़ा होगा, देयर हैव बीन डेज़ जब मैंने 14 घंटे भी पढ़ा है। तो बोथ हैपन एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। तो बेसिकली अपना 100% देने की तरफ रहना चाहिए और दूसरे की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश कभी कोशिश नहीं करनी करनी चाहिए, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज ए डिफरेंट एंड एवरी स्टूडेंट इज हाँ, डिफरेंट एंड हर किसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी डिफरेंट है। 2 साल में 2-3 महीने में अपना स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 महीना आप पढ़ो, बिकॉज़ द फर्स्ट 2-3 मंथ्स आर ईज़ी। उसका सिलेबस भी आसान सा ही होता है यूजुअली। तो उसमें स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि खुद के लिए क्या काम करेगा। जैसे मैंने बहुत सुना है लोगों को बोलते हुए कि हमने इतने क्वेश्चंस किए, हमने ये किया, वो किया। दैट नेवर वर्कड फॉर मी। मैंने अपनी थ्योरी पे ध्यान दिया है फॉर द एंटायर 2 इयर्स। मैंने थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रहा है मेरा, एंड दैट वर्कड। मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती थी, तो आई वाज़ यूजुअली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो वो अपने इंसान पे डिपेंड करता कहते मेरा लाइफ में कि व्हेनेवर यू आर स्टक गो टू द फंडामेंटल्स। है। तो Yeah. वही इम्पोर्टेंट होता है कि आप अगर थ्योरी को या बेसिकली डेफिनेशन को सही से नहीं समझ रहे हो और खाली क्वेश्चन पे जंप कर जा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली, आप और सॉल्यूशन देख लोगे, बट एडवांस में तो अलग लेवल का ही क्वेश्चन। नई सिचुएशन आएगी Exactly. जो हमेशा डेफिनेशन से ही सॉल्व होगी या फंडामेंटल से ही सॉल्व होगी, राइट। तो टेकिंग इट फॉरवर्ड कि अपनी स्ट्रैटेजी अगर आपसे पूछें कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में कौन सा फेवरेट था वन, और आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रही तीनों सब्जेक्ट को लेके इन योर प्रिपरेशन। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ था। तीनों सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री में आई हैड टू सॉल्व क्वेश्चंस। उसमें थोड़े उसमें कितनी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाती थी, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि केमिस्ट्री में यू हैव टू बी फास्ट, बिकॉज दैट इज़ द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे आप टाइम बचा सकते हो पेपर में। तो उसमें जितने क्वेश्चंस करते थे उससे स्पीड बढ़ती थी। फिजिक्स मैथ में द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स इन द पेपर, तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी थी। तो उसमें मेरा यूजुअली स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं पहले थ्योरी ठीक से पढूं। मैं थ्योरी 2-3 बार रिवाइज करती थी, उसके बाद क्वेश्चंस करती थी। फिज़िक्स में जैसे मैंने अगर बुक्स देखी जाए तो ऑलमोस्ट पूरी सॉल्व की थी। बाकी उसके अलावा जो क्लास में क्वेश्चंस मिलते थे वो करते थे, बिकॉज क्लास में यू यूजुअली यूज्ड टू गिव सिलेक्टेड क्वेश्चंस। सेलेक्टेड क्वेश्चन तो हमने बीएमसीक्यू मॉड्यूल्स Yeah. में भी डाले ही हुए हैं, वो तो जितने भी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो एक इसी में आप इससे आगे बोलो कि आपने बोला कि केमिस्ट्री में आई हैव टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस कौन से थे? फिजिकल केमिस्ट्री के थे या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म वाले थे या इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन वाले थे? कौन से वाले क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हो? तीनों के अलग अलग बुक्स से तीनों के क्वेश्चंस थोड़े बहुत सॉल्व किए हैं। इनऑर्गेनिक में मैं एक्चुअली मैं यूजुअली सॉल्व नहीं करती थी ज़्यादा, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस हैं और बहुत एक्सेप्शंस हैं। सो व्हाट आई डिड वाज फॉर मेंस मैंने इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी 3-4 बार पढ़ी थी। तो अब डिस्ट्रैक्शन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और मैं शायद सारे आईटीएन से आजकल ये पूछ रहा हूँ कि हाउ यू मैनेज्ड टू मैनेज द डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज अभी जो जनरेशन है ना, इसमें क्या है कि आप कह सकते हो कि एक अमाउंट ऑफ डिजिटल इन्वॉल्व करना तो ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स को आप स्टोन एज में ले जाओ और कहो कि भी कंप्यूटर और मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिया इंटरनेट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्ज़ाम भी बेसिकली ऑनलाइन ही होना है। तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर लिटरेसी और अवेयरनेस भी ज़रूरी है। तो कैसे राइट अमाउंट ऑफ जो है यूजेज इसका किया आपने, और कैसे आपने अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज किया? जब तक क्लासेस ऑफलाइन चल रही थी तब तक तो टीचर्स वर इनफ मोटिवेशन। जब कोविड स्टार्ट हुआ है दैट वाज व्हेन स्पेसिफिकली डिजिटल यूजेज ज़्यादा बढ़ा भी था, बिकॉज हम ऑनलाइन थे। और इनिशियली तो जब तक सिलेबस चलता था तब तक क्लासेस भी बहुत होती रहती थी,
तो इट वाज लाइक अब और देखा जाता भी नहीं था स्क्रीन, सो जाओ इससे बेटर। बट जैसे ही सिलेबस ख़त्म हुआ था उसके बाद मेरे भी जर्नी में एक फेज़ आया था। आई थिंक इट स्टार्टेड इन जनवरी और मार्च के अराउंड वो, एंड इट लास्टेड फॉर 4 मंथ्स, जिस बीच में मैंने एक सीरीज़ है, इट हैज़ 150 एपिसोड्स, 1 आवर ईच। मैंने वो पूरी सीरीज़ आई थिंक 2 या 3 बार देखी थी उन 4 महीने में। आफ्टर दैट आई रियलाइज्ड कि अब 2 महीने बच रहे हैं पेपर में। मतलब दैट वाज आई थिंक द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माय एंटायर जर्नी, वो 4 महीने। रैंक शायद काफ़ी बेटर हो सकती थी और, बट उसके बाद के द 2 मंथ्स दैट फॉलोड दैट हैव बीन द मोस्ट प्रोडक्टिव फेज एज वेल। उसमें मैंने आई थिंक देयर हैजंट बीन अ डे जब मैंने 10 घंटे से कम पढ़ा है उन 2 महीने में, एंड थैंकफुली आई वाज एबल टू कवर इट अप। वो मोटिवेशन से होता है, मोटिवेशन एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन ऑफ कोर्स। और ये दोनों अगर कंबाइंड आप अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन यू आर एबल टू अवॉइड। तो आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कब बनाया है? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारा 3 अक्टूबर 2021 को पेपर था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट 4 अक्टूबर 2021 को बना है। तो बेसिकली नॉर्मली अभी तक मुझे लग रहा है जितने भी हम बच्चों से अभी तक मिले हैं, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल 23 आईटीज बेसिकली, कि जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ ऑल। तो सभी का आंसर ऑलमोस्ट सेम है कि जिस दिन एडवांस का पेपर हुआ है उसके नेक्स्ट डे जो है इंस्टाग्राम का अकाउंट हमने बनाया है, राइट? अच्छा, एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सक्सेस के लिए लाइफ में, नॉट ओनली फॉर जेई। डूज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डोंट्स इन लाइफ, है ना? कि मतलब कोई भी काम अगर आप अच्छा करने जा रहे हो या कोई भी आप लाइफ में एम लेते हो तो क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या नहीं करना है। तो जेई प्रिपरेशन के अंदर क्या नहीं करना है आपके हिसाब से? जेई प्रिपरेशन की सबसे पहली चीज़ विच हैज़ ऑलरेडी बीन सेड इज़ किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हाँ, बिकॉज सबकी ग्रास्पिंग पावर भी अलग होती है ना। अब मे बी समथिंग दैट आई एम एबल टू डू इन 4 आवर्स समबडी विल बी एबल टू डू इन 1 आवर, समबडी माइट नीड 8 आवर्स फॉर दैट सेम थिंग। तो एक चीज़ स्ट्रैटेजी कॉपी मत करो, दूसरी चीज़ अपने कितने घंटे आप पढ़ रहे हो ये कंपैरिजन करना छोड़ दो बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। बाकी अगर कभी पेपर में नंबर कम हो जाते हैं तो उस पर ज़्यादा परेशान नहीं होना। थोड़ा सा परेशान होना बहुत ज़रूरी है, तभी पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं होना, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे एंड इट लीड्स टू अ डाउनफॉल आफ्टर दैट। बाकी पेपर में डोंट ट्राई टू गिव excess amount of time to a single subject and a single question in fact। और पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएं तो क्या करना चाहिए? पेपर में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाए तो ज़्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ना एक में कम आएंगे वो होगा तो तुम ज़्यादा उड़ जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे, पढ़ना छोड़ दोगे, अगले नंबर पेपर में ठुक जाओगे। तो बेसिकली पेपर को, दे आर मॉक टेस्ट फॉर अ रीज़न, दे आर नॉट द एक्चुअल टेस्ट, दे शुडंट बी टेकन एज द एक्चुअल टेस्ट। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे पहले कही थी डोंट्स में, कि वो जो 2 पेपर के बीच की कहानी है ना, हाँ, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो शायद कई बार ऐसा हुआ है, आप कई बैच था उससे पहले वाला, इसमें मैं तो एक पेरेंट थे वो बहुत अपने स्टूडेंट बच्चे के साथ, मतलब वो इतने वो थे कि मैं ना बीच में चला गया था और मैंने उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया, क्योंकि मुझे मालूम था वो वही क्वेश्चन पूछेंगे कि पेपर कैसा हुआ, क्या हुआ, तुमने क्यों नहीं अच्छा किया। क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो बाहर निकलते हैं, जो परफॉर्म करते हैं तो शायद चुपचाप चले जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो कहानियाँ बहुत ज़बरदस्त सुनाते हैं, और उससे दूसरे लोग जो होते हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं या उनको घबरा जाते हैं उसको लेके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 पेपर के बीच के में आई थिंक बी अलूफ फ्रॉम एवरीथिंग, और अपना मैंने एक्चुअली सुबह अपने पेरेंट्स को बोल दिया था बहुत स्पेसिफिकली कि मेरा पेपर अच्छा हो खराब हो, आपको शक्ल कैसी भी दिख रहे हो, डू नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि पेपर कैसा हुआ है। तो बिकॉज हो गया ना, हो गया, Now तो it's सही done. बात है, और यू कैन नॉट गो इन पास्ट एंड करेक्ट इट, Exactly. राइट? सो प्रिपरेशन के अंदर हाँ, जैसे एक तो ये मेंस की बात हो गई कि आपने कहा कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स और मैथ्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और केमिस्ट्री में से ही टाइम निकाल के जो है मैथ्स में बेसिकली लगाया हुआ है ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, या जितने भी मैथ में आता फिजिक्स मैथ्स में लगाया है ना। एडवांस मेंस और एडवांस के बीच में जो टाइम होता है ना, जो अप्रॉक्सीमेटली आपके टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड,
बट नॉर्मली 40-45 डेज का टाइम अगर हम अप्रैल वाले सेशन के बाद मान के चलें, तो व्हाट शुड बी द राइट या व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी या व्हाट इज द राइट थिंग व्हिच द स्टूडेंट शुड अडॉप्ट इन दैट 40-45 डेज टाइम, 6 वीक्स टाइम? सबसे पहली बात तो है कि ट्राई कि तुम्हारा फर्स्ट वाला जो मेंस है वो अच्छा हो जाए, तो यू गेट अ लिटिल मोर टाइम। अगर ऐसा नहीं होता है तो द लास्ट 40-45 डेज, वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज लास्ट जो हफ्ता होता है, लास्ट 7 डेज, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक्सेस नहीं पढ़ना होता है। यू वोंट, ऐसा तुम उसमें कुछ नहीं पढ़ लोगे जो तुमने लास्ट 2 साल में नहीं पढ़ा होगा। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीक। उसमें अपना शेड्यूल ठीक करना ज़रूरी है, उसमें अपना कंपोजर मेंटेन करना ज़रूरी है। थोड़ा हो सके तो मेडिटेट भी कर लो सुबह उठ के, दैट हेल्प्स। सो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उससे पहले का जितना भी व्हाट 35-40 डेज आर लेफ्ट, उसमें रगड़ के पढ़ो, जो मिल रहा है वो पढ़ो। और पेपर पहले आई एम होपिंग सॉल्व कर चुके हो एडवांस के, उसमें मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सॉल्व दोज क्वेश्चंस। रैंडम उठा के क्वेश्चन नहीं करना है, फालतू के बुक्स उठा के किए जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करके रखो, हो सके तो उनको सिलेक्ट करके एक शीट बना लो, वो प्रिंट करो, ये मैंने किया था, चलिए उनको सॉल्व करो विदाउट लुकिंग इनटू द सॉल्यूशंस प्रेफरेबली। तो आई थिंक लास्ट जो 35 डेज है उसमें एडवांस के क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू फ्रेम एडवांस के लिए माइंड। और जो चीज़ कभी नहीं पढ़ी है वो उस समय पढ़ने का कोई पॉइंट ही नहीं, पढ़ने का कोई पॉइंट होता नहीं। नॉर्मली लोग उस चीज़ों को पढ़ने लगते हैं जो उन्होंने 2 साल में नहीं पढ़ी, वो फिर 45 डेज में क्या ही पढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब एंड पे चल रहे हैं, तो बोर्ड और जेई को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज किया है? माई 5th सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स, और मुझे वो सब्जेक्ट बहुत पसंद था। सो उसमें मुझे कोई इशू हुआ नहीं था। एनीवे इंग्लिश एनीवे आपको लास्ट डे ही पढ़ना है, एंड पीसीएम अगर आप मेरे हिसाब से ढंग से पढ़ रहे हो जेई के लिए तो इट इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड। ये जो बच्चे बोलते हैं कि अलग अलग होता है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका बोर्ड्स भी ठीक रहेगा, सॉर्टेड रहेगा, तो उसमें ज़्यादा इशू होगा। ज़्यादा इशू होता नहीं है नॉर्मली, राइट? व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू 24 एंड 25 एस्पिरेंट्स? 24 एस्पिरेंट्स हैव जेई इन जनवरी। हाँ, जनवरी 24 जनवरी से है। 1 महीना है अभी। वो अभी एडवांस से थोड़ा फोकस हटा लें, 1 महीना मेंस पे फोकस करें, सो दैट जनवरी वाला मेंस अच्छा हो जाए, तो यू विल हैव 3 मंथ्स 4 मंथ्स फॉर एडवांस्ड। एनसीईआरटी जितनी बार हो सके पढ़ें, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी रगड़ के पढ़नी है। फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं, जैसे मैंने आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, मैंने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स एनसीईआरटी से 3 या 4 बार पढ़ा है, और मैं जितनी बार पढ़ती हूँ मुझे कुछ नई चीज़ मिलती है उसमें। सो आई थिंक एनसीईआरटी इज़ अ वेरी वेल रिटन बुक, so that should be read. मेंस जितना मैंने देखा है एनसीईआरटी से ही आता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, और मैथ में यूजुअली प्रैक्टिस हेल्प्स थोड़ा बहुत। लास्ट ये हुए 15 दिन की बात, अगले 15 दिन में जो भी थ्योरी में कमी है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि वहाँ जाके कॉन्सेप्ट पकड़ा जाएगा तो शायद क्वेश्चन हो जाएगा। प्रैक्टिस तो आप कितने क्वेश्चन करोगे। सो जनवरी मेंस के लिए ये है। उसके बाद 2024 वालों की तो आई थिंक अभी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 25 वाले अभी 11th क्लास में होंगे। जो स्कूल वाले बच्चे हैं प्लीज़ स्कूल से थोड़ा फोकस हटा लो, मतलब वहाँ जाओ, स्कूल जाने से मैं मना नहीं कर रही, मेरी खुद की 70% अटेंडेंस थी स्कूल में, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज मैं स्कूल जाती थी, पीसीएम तो मैं बहुत प्यार से अटेंड करती थी, बाकी इकोनॉमिक्स मुझे पसंद था इसलिए मैं अटेंड कर लेती थी, बट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट वर एंटरटेनमेंट फॉर मी, कि मतलब मेरा वो रिलैक्सिंग वाला टाइम था कि यहाँ पे पूरे दिन में ये जो 2 घंटे दैट इज़ व्हेन आई रिलैक्स, अदर टाइम आई विल ग्राइंड। तो कोचिंग की क्लासेस मिस बिल्कुल नहीं करनी है 2025 वालों को स्पेसिफिकली अब, एंड सिलेबस तो आई एम अज्यूमिंग आप अगले अक्टूबर तक ख़त्म कर ही देंगे। हाँ, तो
उसके बाद एडवांस के पेपर सॉल्व करें, एडवांस के पेपर सॉल्व करें। जितने पेपर्स मिल रहे, इल्यूमिनाटी वाले जो बच्चे होंगे उनको इल्यूमिनाटी की शीट सॉल्व करना ज़रूरी है। मैथ की इल्यूमिनाटी की शीट अगर सॉल्व ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोज आर वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस यूजुअली। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस, बट हाँ, उससे दुखी नहीं होना है, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। वो एक बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो थिंक बाकी स्ट्रैटेजी 2025 वालों की अब तक तो बनी गई होगी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी, उस पर काम करते रहें और अपने आप पे भरोसा रखें। बस लास्ट क्वेश्चन, what are your future plans as in career? आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग अभी, बाकी नेक्स्ट इंटर्नशिप इज़ इन गूगल। तो अभी वन फील्ड दैट आई एम लाइकिंग अ लॉट इज़ ML। आई हैव नॉट लर्नड अ लॉट टू से कि मैं उसी में जा रही हूँ, बट दैट इज़ वन फील्ड दैट आई हैव टू एक्सप्लोर डेफिनेटली। So thank you, Namrata, for being with us for this podcast and sparing time. And we wish you all the best for your future. जो भी आप करो, है ना, चाहे आप काम करो या स्टार्टअप करो या MS करो या MBA करो, whatever you think and explore. And obviously you should explore because you are on the top of the institutions in the country. So we wish you all the best for whatever you do, and we are all with you like always. ठीक है, तो इसी तरीके के अमेजिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट IITs को देखने के लिए हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।